लेकिन इन तीनों पर चार्जेस है दुकानदारों को परेशान करने या छोटी मोटी मारपीट करने के। मोलेस्टेशन, सेक्सुअल क्राइम की कोई हिस्ट्री नहीं है, इसलिए राखी के केस के साथ कोई जोड़ नहीं मिल रहा था। अब शायद मिल जाए। अरे साहब, वो लोग झूठ बोल रहे हैं साले। पंगा उन्होंने लिया था। उन्होंने लड़ाई शुरू की थी तो हमने जवाब दे दिया साहब। जवाब देने में पैसे लूटने भी शामिल होते हैं। साहब वो जानबूझ कर गलत कट मार रहे थे यूज पास में से। भगा त्रिभुवन भगा, होते चला। साहब हम बाइक से गिर सकते थे, बहुत चोट लग सकती थी हमें। इसी गुस्से में साहब थोड़ा ज्यादा हाथ पैर चल गए। जब गुस्से में हमारे हाथ पैर चलते हैं ना, तो सामने वाले का क्या हाथ होता है उसकी झलक दिखाऊं? हम उनसे माफी मांग लेंगे और उनके पैसे वापस लौटा देंगे। राखी भामरिया को कैसे लौटाओगे? उसे किस बात का जवाब दिया तुम तीनों ने? अरे साहब, इन दो बंदों को लूटा पीटा उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, लेकिन उस रेप और मर्डर कांड में कहां हमारा नाम जोड़ रहे हैं आप? गुंडे साहब, वैसे ही नहीं। उस शाम को तो हम चंद्रौनी में थे ही नहीं साहब। सागर और राकेश पाल जिंदा बच गए। हिम्मत करके उन्होंने शिकायत लिखवाई, पर राखी ने दहाड़ लगाई होगी। बोली होगी कि तुम तीनों को वो छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसको वहीं खत्म कर दिया। तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, एक एक को देख लूंगी, समझे? नहीं साहब, हम वहां पर थे ही नहीं और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ था? साहब हमने उस लड़की के साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं, कसम से साहब। हाँ साहब, उस दिन तो हम लोग वहां थे ही नहीं। राखी की लाश से सीमन सैंपल्स मिले हैं 3 आदमियों के। संभाल के रखा हमने। तुम तीनों के साथ मैचिंग की जाएगी, उसके बाद सारा सच अपने आप बाहर। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था साहब। आप जबरदस्ती हमें उस कांड में घसीट रहे हैं साहब। साहब हमने पहले ऐसा कोई कांड किया ही नहीं है। अकेली लड़की देखी और झपट पड़े उस पर। उसके बाद जो 1500 रुपए थे वो भी लूट लिए। हमने कुछ नहीं लूटा साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। मौका है तुम तीनों के पास, जो भी सच है बोल दो, नहीं तो हमारा डंडा सच बुलवाएगा। और अगर डंडा सच नहीं बुलवा पाया तो बाकायदा सबूत बोले। उन तीनों को हमारे हवाले कर दो मैडम, हम छोड़ेंगे नहीं उन्हें। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि उस तरफ के लोगों का काम है। हाँ मैडम जी, ये तीनों ना बड़े बदमाश है। पांडे साहब को भी मैंने बोला था कि ऐसा कर सकते हैं। अरे 2 भाई तो मेरी भी पूरे दिन की कमाई लूटी है इन्होंने। अगर ये लोग राखी के गुनहगार हैं तो हम इन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। अगर ये लोग गुनहगार हैं तो ये साबित करने के लिए हमें ठोस सबूत चाहिए होंगे। और क्या सबूत चाहिए मैडम जी आपको? सागर पाल और राकेश पाल मर्द हैं, इसीलिए उन्हें लूटा और पीट कर छोड़ दिया। राखी लड़की थी तो उसके पैसे लूटे और उसके बाद उसकी इज्जत लूटी, जान से मार दिया। फांसी पर चढ़ा दो उनको। तुम तो बीच में बोलो मत सोनू, खुद औरतों को छेड़ने की भद्दी हरकत करते हो। ये कतई मत समझना कि तुम हमारे शक के घेरे से बाहर हो। हद करती है मैडम आप। पुलिस उनका पूरा का पूरा साथ दे रही है हम लोगों को दबाने के लिए। हमारे गांव की बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ और उसका गुनाह हम लोगों पर थोपने चली आप। आप तो तीनों को हमारे हवाले कर दो मैडम। गांव की चौपाल पर खड़ा करके तीनों से कबूल करवाएंगे कि ये काम उन्होंने किया है। मुझसे पुलिस वाले कुछ पूछ रहे थे उस दिन। क्या पूछ रहे थे? कि हमारी बेटी पर ये किसी ने करवाया है। पुलिस पूछ रही थी या कह रही थी? मुझे नहीं पता। ये उन तीनों ने किया है जो पकड़े गए हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता हो? भाभी को पता ही नहीं था कि इतने पैसे उसने अपने मालिक से क्यों लिए थे। भाई सच कहूँ ना, ये राखी भी कुछ कम नहीं थी। रास्ते में कुछ कहा सुनी हो गई होगी उन बदमाशों से और मुंह फट उन्हें जवाब दे दिया होगा। सही कह रहे हो भैया। उन 3 गुंडों ने 2 बारी मेरे रिक्शा को भी रुका के पैसे मांगे थे, मैंने तो चुपचाप दे दिए। राखी को भी चुपचाप दे देने थे पैसे, तो शायद आज उसके साथ ऐसा नहीं होता। क्या ये कांड उस गर्मा गर्मी का नतीजा था जो उस रास्ते पर शायद राखी और उन 3 हमलावरों के बीच हुआ था? हम इस बारे में अब भी अंधेरे में थे। क्या राखी पर हमला एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ था? ये तक खुलवाया। इसके चलते हम एक ऐसे भंवर में फंस गए जो शायद हमें गुमराह करने के इरादे से रचा गया था। अब और झेला ना जाता भाई। ये लोग कुटाई बढ़ाते रहेंगे तब तक कि जब तक हम कुछ बोलना पड़े। तो तुम्हें क्या लगता है क्या बोलना चाहिए? कुछ तो बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा।
इन्हें कुछ चाहिए तो कुछ दे देते। सर, त्रिभुवन सिंह, बहादुर सिंह और लल्लन परदेसी 11 सितंबर की शाम को इन तीनों के सेलफोन लोकेशन भोलागंज थी, फिर चंद्रौनी। जब जुर्म हुआ तब इन तीनों में से किसी की भी लोकेशन क्राइम सीन के आसपास की थी? नहीं सर। शायद यह भी प्लान का हिस्सा हो कि कोई सुराग ही मत छोड़ो जो हमें इन तक ले जा सके। सर, तीनों कुछ बात करना चाहते हैं। साहब, वो मर्डर के बारे में बताना है। गैंगरेप और मर्डर? सिर्फ मर्डर। मतलब तुम तीनों ने सिर्फ मर्डर किया राखी का, बाकी रेप कोई और 3 बंदों ने किया? नहीं साहब, हम राखी वाले केस की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर किसके मर्डर की बात कर रहे हो? वो गुफरान मिर्जा का साहब। गुफरान मिर्जा कौन है? यही चंद्रौनी का रहने वाला था, किसान था। इस कृषि दर्शन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जब इस सच है फटाफट बोल दो, वरना यहीं इसी लॉकअप में काट दूंगा। यही बोलना था साहब, शिफा मिर्जा का पति था ये। कत्ल हुआ था उसका। कहां दर्ज है इस मर्डर की रिपोर्ट? कहीं नहीं, क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं चला था कि उसका मर्डर हुआ है। लोगों को पता चला कि गुफरान को दिल का दौरा पड़ा था। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि उसका मर्डर हुआ था? वो हमने किया था गुफरान का मर्डर। गुफरान मियां, अरे कोई है? मदद करो। गुफरान मियां को दिल का दौरा पड़ा है। शिफा मिर्जा ने हमें 50,000 रुपए दिए थे अपने पति को मारने के लिए। साहब, सबने मान लिया गुफरान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है और उसे दफना दिया गया। और उसके साथ ही सारे मामले भी दफन हो गए। किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। कब की बात है ये? 1 साल हो गया साहब। पूरे 1 साल के बाद तुम लोगों का ज़मीर जागा, वो भी तब जब राखी भामरिया रेप और मर्डर केस में तुम लोगों का पर्दाफाश होने को है। मालिक, हमने राखी भामरिया के साथ कुछ नहीं किया, कसम से कह रहे हैं। साहब, हम सब फंस गए यहाँ पे साहब। हम मानते हैं साहब कि हम लोगों को लूटते हैं, उनसे पैसे वसूलते हैं। हमने सागर और राकेश को भी लूटा। आज तक हमने किसी लड़की की इज्जत नहीं लूटी साहब। साहब, आज तक हमने एक ही मर्डर किया है, वो भी गुफरान का, और वो भी साहब सामने से शिफा मिर्जा ने 50,000 रुपए देते इसलिए की। राखी की सुपारी कितनी की थी और किसने दी थी? अरे साहब, जब सुपारी... वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे शिफा? 1 साल में चंद्रौनी गांव में कितने लोगों की मौत हुई होगी, और वो सिर्फ तुम्हारे शौहर के बारे में ही झूठ क्यों बोलेंगे? मैं क्या जानूं साहब, सारी दुनिया जानती है कि राखी के केस में पकड़े गए वो लोग। तो हो सकता है ना अपने आप को बचाने के लिए वो कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहे होंगे। इसमें बेकार में मुझे घसीट रहे हैं। गुफरान शिफा को तलाक देकर मुझसे निकाह करने वाला था, क्योंकि शिफा को बच्चे नहीं हो रहे थे। मैं चौंक गई जब मुझे पता चला कि गुफरान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हुमायरा, तुम्हें पहले से शक था कि गुफरान की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई थी? यकीन, पहले दिन से यकीन था कि दाल में कुछ काला है, पर किसी ने मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया। अब जाकर सारा का सारा सच सामने आ रहा है। हाँ इंस्पेक्टर, अननेचुरल डेथ थी।
गले के बगल वाली हड्डी टूटी है। गला घोंटते वक्त ऐसा हुआ होगा। डॉक्टर, अगर मौत गला घोंटने की वजह से हुई है तो जब मर्डर हुआ तब गले पर उंगलियों के निशान भी रहे होंगे। बिल्कुल रहे होंगे। हैरत की बात है, जब मौत का पता चला, जब लाश को दफनाया गया, तब कहीं पर भी किसी ने भी नोटिस कैसे नहीं किया? शिफा, तुम्हारे शौहर की लाश को कब्र से बाहर निकालकर जांचा गया। यह साबित हो चुका है कि गुफरान की मौत एक मर्डर था। झूठ वो लोग नहीं बोल रहे, झूठ तुमने बोला। एक मर्डर को दिल का दौरा बताया। हुमायरा मिर्जा ने भी कबूल किया है कि तुमने गुफरान मिर्जा को क्यों मरवाया। देखो, अब सच कबूल करने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। सर, शिफा ने कबूल कर लिया है कि उसी ने बहादुर सिंह, त्रिभुवन सिंह और लल्लन परदेसी को 50,000 रुपए दिए थे अपने पति गुफरान का कत्ल करने के लिए। अब केस बनेगा, एफआईआर दर्ज होगी, चार्जशीट फाइल होगी। पर इन तीनों ने इस गड़े मुर्दे को क्यों उखाड़ा? राखी के केस को दफनाने, उससे बचने। सर, तीनों को काफी तोड़ा, लेकिन तीनों के तीनों उसी बात पर अड़े हैं कि राखी के केस उनका कुछ लेना देना नहीं है। सर, मुझे लगता है कि वो लोग जानते हैं कि गुफरान मर्डर केस में उन्हें जो सजा हो सकती है उससे कहीं ज्यादा कड़ी सजा उन्हें राखी रेप और मर्डर केस में होगी, क्योंकि ये केस आजकल इतनी चर्चा में जो है। शायद इसलिए गुफरान वाला केस हमें परोस दिया। सोचा होगा 1 साल पुराने केस में सबूत जुटाने में समय लगेगा, तब तक कोर्ट में बेल होती रहेगी और फिर पैतरा बदल कर निकल जाएंगे। काफी शातिर गेम खेल रहे हैं सर ये तीनों। जल्दी हमें इन तीनों को अदालत में पेश करना होगा। और चूंकि राखी के केस में हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है इनके खिलाफ, पूरे चांसेस हैं कि गुफरान मिर्जा के केस में उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। फिर राखी के रेप और मर्डर केस में इन तीनों से पूछताछ करने के लिए इनकी दोबारा कस्टडी हम किस बेसिस पे मांगे? काफी शातिर चाल है। अगर देखा जाए तो गुफरान मिर्जा के केस में उसकी पत्नी शिफा ने उसके कत्ल की सुपारी इन तीनों को दी थी। हो सकता है सर राखी के केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। अगर वाकई में ऐसा है तो हमारे पास एक ही संदिग्ध है जिसके पास कारण था राखी को मारने का। शायद वो खुद नहीं कर पाए, इसलिए सुपारी उसने तीनों को दे दी। आपकी बेटी राखी का क्लासमेट और दोस्त मनोज चौधरी आपकी बिरादरी का नहीं है, बड़ी जाति का है, लेकिन राखी को इसकी परवाह नहीं थी। राखी और मनोज दोस्त थे। पिता के तौर पर काफी मुश्किल रहा होगा आपके लिए बेटी का इतने आजाद ख्यालात का होना, अपने फैसले खुद करना, फिर चाहे वो नौकरी करना हो, साइकिल खरीदना हो, या साइकिल चलाकर 10 किलोमीटर दूर नौकरी पर जाना, या फिर आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाने जितना बड़ा फैसला लेना। राखी सबके खिलाफ जाकर समाज के सभी दायरे तोड़कर आगे बढ़ रही थी। ये बात चुभती तो होगी आपको। कुछ बातें चुभती थी साहब, बहुत चुभती थी। समाज में बेटे से ही सारी उम्मीदें की जाती है, आपको भी होंगी अपने बेटे से। पर जब राखी पैदा हुई तब आपने सोचा भी होगा कि काश पहला बच्चा लड़का होता। राखी पर लगाम लगाना काफी मुश्किल हो गया था आपके लिए, सही बात है ना रामलाल जी? अपनी लगाम वो खुद अपने हाथ में पकड़ के रखती थी साहब। जब मैं ड्यूटी से लौटता था ना तो पानी लेकर दौड़ती हुई आती थी, अपने माँ के काम में हाथ बटाती थी, अपने भाई के पढ़ाई में मदद करती थी, घर खर्च में भी मदद कर रही थी। एक जिद थी उसमें। मुझे लगता था ये जो आगे पढ़ने का, नौकरी करने का भूत सवार है उसके ऊपर, कुछ महीनों में उतर जाएगा। लेकिन नहीं, उसने मुझे एक बार फिर से गलत साबित कर दिया। राखी मेरे जैसी नहीं थी साहब। मैं तो ये सोचकर बड़ा हुआ हूं कि मैं किसी की बराबरी नहीं कर सकता। या तो बड़े लोगों की मदद मिले या फिर सरकार की। लेकिन मेरी बेटी राखी, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए थी। उसे जो कुछ भी चाहिए था अपने बलबूते पर हासिल करना चाहती थी साहब। राखी जिस शाम घर नहीं लौटी, आपने ये नहीं सोचा कि पुलिस में खबर करनी चाहिए? अगले दिन सुबह राखी को ढूंढने निकले, रात पर सिर्फ इंतजार किया। मुझसे ही गलती हो गई साहब। मुझे उसी शाम शिकायत दर्ज करवा देनी चाहिए थी। मुझे उसकी चिंता थी, लेकिन भरोसा भी था साहब कि राखी अपना ख्याल खुद रख सकती है। मैंने तो सोचा भी नहीं था साहब
कि राखी के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने तो सोचा था कि किसी काम से रुक गई होगी कहीं। रात भर? क्या दिन क्या रात साहब, तब कुछ पता ही नहीं चला। मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है साहब, लेकिन आप लोग जैसा सोच रहे हैं ना, वो भी गलत है। मैं अपनी बेटी की जिद और खुली सोच से गुस्सा नहीं था, मुझे उसकी फिक्र थी। मैं जानता हूं साहब, आप लोग मुझ पे ही शक कर रहे हैं कि मैंने उन तीनों को पैसे दिए राखी को मारने के लिए। अब इस पे मैं क्या बोलूं साहब? वैसे आप सही कह रहे थे साहब, नीलम जब पेट से थी मैंने लड़का ही चाहा था, लेकिन राखी पैदा हुई। राखी के पैदा होने से मैं दुखी नहीं हुआ था साहब, वो मेरा खून थी, मेरी अपनी बेटी थी वो। और मैं अपनी बेटी राखी के लिए इंसाफ चाहता हूं साहब। जिसने भी मेरी बेटी के साथ ये सब किया है, आप बस बता दीजिए कि पक्का इन्हीं लोगों ने किया है। यही 10-12 लोगों। गुफरान मिर्जा का खून किसने किया? तुमने? हाँ। और राखी भमरिया का रेप और मर्डर किसने किया? तुमने? नहीं। क्या राखी भमरिया का रेप और मर्डर ललन परदेसी और बहादुर सिंह ने किया? नहीं। हमें सच की उस एक किरण की तलाश थी जो हमें इन तीनों के खिलाफ तहकीकात आगे बढ़ाने की राह दिखाती। पर डगमगाए नहीं, जो टेस्ट के पहले कहते आए थे वही टेस्ट के दौरान कहना, मतलब सर लगता नहीं झूठ बोल रहे। पूरे 1 साल तक कत्ल के राज को दबाए बैठे थे, और जब राखी भामरिया केस में फंसने वाले थे तो ऐन मौके पर आकर उगल दिया। पॉलीग्राफ टेस्ट कोई पत्थर की लकीर नहीं है, शातिर क्रिमिनल्स उसे भी बीट कर देते हैं। फिर भी सर, राखी भामेरे केस में इस वक्त हमारे पास इन तीनों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। शायद राखी का रेप और मर्डर इन तीनों ने नहीं किया, या शायद किया हो जैसा कि आपको शक है, पर बतौर सबूत आपके पास कुछ नहीं है इंस्पेक्टर, क्योंकि कोई चश्मदीद गवाह भी तो नहीं है इस घटना का। हमें एक ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत है अमृता। राखी के रेप और मर्डर को लेकर जो शोर मचाया जा रहा है, मुजरिम उन्हीं शोर मचाने वालों में से कोई हो सकता है। शोर तो पूरा गांव मचा रहा है। कल रास्ता रोको मुहिम छेड़ दी थी, आज असेंबली के बाहर धरना दे रहे हैं, केस को हमसे लेकर सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहे हैं। ये सोनू साहू हमारा सबसे पहला सस्पेक्ट था। ईव टीजिंग की हिस्ट्री रही है, पर राखी के केस में कुछ मिला नहीं था इसके खिलाफ, फिर भी हमारी रडार से बाहर नहीं है। गवाह ढूंढिए इंस्पेक्टर, कोई चश्मदीद गवाह। कोई गवाही तो नहीं है अमृता। ये कहिए कोई सामने नहीं आया है, पर होगा जरूर। अब ऐसे ही तो किसी को नहीं धर सकते, कोई तो लीड होनी चाहिए इसके लिए। इंस्पेक्टर, मैंने इस केस को थॉरली स्टडी किया है। भोलागंज से चंद्रोनी अपने घर आ रही थी राखी। चंद्रोनी में रेलवे स्टेशन है। भोलागंज से कई लोग चंद्रोनी स्टेशन आते हैं मिठीपुर जाने के लिए, जहां काफी सारी छोटी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। राखी 5:30 बजे भोलागंज में अपनी दुकान से निकलती है अपने घर जाने के लिए, अपनी सहेली नीतू के साथ। यहां दुकान से इस पॉइंट तक करीब 20-25 मिनट लगे होंगे उन्हें साइकिल पर, जहां से दोनों अलग अलग होती हैं अपने अपने घर जाने के लिए। इस पॉइंट से क्राइम सीन तक करीब 25-30 मिनट लगे होंगे उसे साइकिल पर। राखी अकेली साइकिल चलाती हुई इस पॉइंट तक पहुंचती है। 5:30 बजे भोलागंज से निकली अपने घर जाने के लिए, 20-25 मिनट नीतू के साथ, 25-30 मिनट अकेली, 45-50 मिनट टोटली, यानी राखी क्राइम सीन तक 6:20 से 45 मिनट लगे होंगे। अमृता, आप सजेस्ट कर रही हो कि इस 30 से 45 मिनट के दौरान किसी ने देखा होगा? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। जैसे मैंने कहा, पास में मीठीपुर में फैक्ट्रीज हैं। वर्कर्स की शाम की शिफ्ट खत्म होती है उस वक्त। इन 30 से 45 मिनट के बीच वहां से कोई गुजरा ना हो, ना कुछ देखा हो, चीखे तक ना सुनी हो, नामुमकिन। कोई तो जरूर होगा, पर सामने नहीं आ रहा। फिर सिर्फ एक ही क्यों? एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं जिन्होंने देखा हो, सुना हो, पर रिपोर्ट नहीं की। पर आपको उनमें से किसी एक को ढूंढ निकालना है इंस्पेक्टर। चंद्रोनी स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन के टाइमिंग चेक कीजिए। कौन सी ट्रेन कहां से आती है और इस टाइम के आसपास वहां रुकती है। भोलागंज से कौन रेगुलर अप डाउन करता है जो इन 45 मिनट के बीच चंद्रोनी और भोलागंज के रास्ते से रोजाना गुजरता होगा।
अंत में हमें पता चलने वाला था कि राखी भामरिया पर हमला करने वाले भी 3 लोग थे, पर उन तक पहुंचने से पहले हम उस एक शख्स को ट्रैक करने में लगे हुए थे जो इस भयंकर जुर्म का चश्मदीद गवाह था। हमारे रडार में कई लोग आ रहे थे। हमें नहीं पता था कि हमें कितने लोगों से पूछताछ करनी होगी, कौन झूठ बोलेगा, कौन सच। आखिर में एक ऐसा शख्स सामने आया जिस पर हमारी शक की सुई टिक गई, पर हम तब भी पक्का नहीं थे कि हमारी शक की सुई सही आदमी पर टिकी थी या नहीं। आप लोग क्या जानना चाहते हैं मुझसे? क्या वो ये 3 आदमी थे? मैं समझा नहीं, कैसा सवाल है? समझाते हैं सुनील मिश्रा। तुम मीठीपुर बीवी वाइट्स में काम करते हो। तुम्हारी शिफ्ट सुबह 9 बजे शुरू होती है। तुम बिना चूके 8:15 बजे चंद्रौनी स्टेशन पहुंचते हो। 8:25 की शटल लेकर मीठीपुर जाते हो। शिफ्ट खत्म होती है शाम को 5 बजे। मीठीपुर स्टेशन से 5:15 की शटल लेकर तुम 5:45 बजे पहुंचते हो चंद्रौनी स्टेशन। फिर चंद्रौनी से अपनी बाइक पर अपने घर जाते हो भोलागंज। और 11 सितंबर को भी तुम रोज की तरह काम से लौटे। शाम को चंद्रौनी से भोलागंज पहुंचे, नामदेव की दुकान से पान खाया, कलकत्ता सादा कतली सुपारी, और उस समय बजे थे 6:45। तुम चंद्रौनी से भोलागंज यहां इस रास्ते से होकर गए हो, क्योंकि यही एक रास्ता है बाइक के लिए। क्या तुम भी शामिल हो इस कांड में? नहीं नहीं, ये क्या नाप शनाप बोले जा रहे हैं सर आप। मैं एक साधारण सा मजदूर हूँ, घर परिवार है मेरा, और आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं। ठीक है, तुम एक अच्छे भले आदमी हो, मेहनती हो, फोरमैन हो पैकिंग डिपार्टमेंट, सब ठीक। तुमने कांड में हिस्सा नहीं लिया, पर कांड होते वक्त तुम यहां से गुजरे जरूर थे, तो तुमने कुछ ना कुछ देखा भी होगा। सुनील, तुमने जुर्म होते हुए देखा है ना? तुम्हारी शक्ल साफ बता रही है कि तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो। सर मैंने कुछ नहीं देखा सर। मैंने अखबार में पढ़ा था कि इस जगह पे कांड हुआ था। जो तुमने देखा था? मैंने कुछ नहीं देखा सर। सर मैंने बस उसकी चीखें सुनी थी। लड़की की चीखें थी? जी। मैंने उसकी चीखें सुनी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं। मैंने उसकी साइकिल भी देखी, रास्ते पर पड़ी थी। डर गया था। खेतों में से चीखने की आवाजें आ रही थी। मुझे पता नहीं था कितने लोग होंगे। सर मैं बहुत ज्यादा डर गया था सर, और भाग गया वहां से। साइकिल रास्ते से लगकर पड़ी हुई थी? जी। क्या वो ये साइकिल थी? जी यही थी। दिखाओ, कहां पड़ी हुई थी साइकिल? सर यहाँ पर। कितने लोग थे वहां? तुमने देखा उन्हें? सर मैंने किसी को नहीं देखा सर। एक दिन बाद अखबार में पढ़ा, मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। कुछ नहीं कर सका। कम से कम आप लोगों को फोन कर देना चाहिए था। सर लानत है मुझ पे। पछताने के लिए अब काफी देर हो चुकी है सुनील। अब बस तुम इतना बता दो कि कौन लोग थे। क्या वो ये तीनों थे? सर मैंने किसी को देखा ही नहीं, तो कैसे बताऊं? जैसा कि मैंने कहा था, साइकिल को रोड से उठाकर खेतों के अंदर क्राइम सीन पर रखा गया होगा, लाश के पास। ये इस मकसद से किया होगा कि रात को रोड पर अप डाउन करने वाले किसी की नजर में ना आए, और अगले दिन सुबह आसपास के खेत मजदूरों के आने तक इस कांड की खबर किसी को ना हो। अगले दिन खेतों पर मजदूरों के पहुंचने से पहले ही राखी के पिता रामलाल और उसका छोटा भाई रमेश पहुंच गए थे। अगर साइकिल रोड पर ही पड़ी रहती रात भर, तो वो रात को ही रामलाल भामरिया की नजर में आ गई होती। मैंने उसके स्टेटमेंट में पढ़ा है कि वो रात को अपनी बेटी राखी को ढूंढने के लिए निकला था। हमने रामलाल को संदिग्धों की लिस्ट से लगभग निकाल ही दिया हमने। तो फिर रामलाल से दोबारा क्वेश्चनिंग कीजिए इंस्पेक्टर। पूछिए उससे कि जब वो अपनी बेटी की खोज में निकला था, क्या रास्ते में उसे कोई मिला था? क्या उसने किसी से पूछा था राखी या उसके साइकिल के बारे में? जब मैं यहाँ पहुंचा
अंधेरा हो चुका था, 7 साढ़े 7 बज चुके थे। रास्ते में मैं किसी से नहीं मिला। जब आप ढूंढने निकले थे तब आपने सबसे पहले किससे पूछा था राखी के बारे में? मैडम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं सबसे पहले शिफा मिर्जा के घर गया। सोचा राखी वहां टीवी शीवी देखती होगी। नहीं, आपने कहा था कि आप 8:30 बजे तक राखी को ढूंढ रहे थे। अब आप हमें यह बताइए कि जब आप राखी को रोड पर ढूंढ रहे थे तो सबसे पहले आपने किससे पूछा था राखी के बारे में? पूछता किससे साहब, रोड पर एक आदमी नहीं था। फिर मैं चंद्रौनी स्टेशन गया, वहां पर मैंने बिरजू के रिक्शा को जाते देखा। स्टेशन पर किसी से बात हुई? हाँ, स्टेशन पर अपने गांव का कैलाश बोझी मिला था। कैलाश, राखी को कहीं देखे क्या? नहीं रामलाल जी, क्या बात है? घर नहीं लौटी अभी तक। तो यहाँ स्टेशन पे क्यों ढूंढ रहे हैं? कहीं जाने वाली थी वो? भगवान जाने कैलाश, राखी अभी तक घर नहीं लौटी है। भोलागंज से 5:30 बजे ही निकल चुकी थी। वहां से मैं बिरजू रिक्शा वाले के घर गया। सोचा भोलागंज रोज अप डाउन करता है, शायद उसे कुछ पता हो। हाँ साहब, रामलाल चाचा को मैंने चंद्रोनी स्टेशन पे भी देखा था। तब पता नहीं था कि क्या हुआ है। फिर जब रात को वो घर आए तब पता चला। रामलाल ने हमसे कहा कि तो चंद्रोनी स्टेशन से घर खाली रिक्शा लेकर जा रहा था। मंदा टाइम होता है साहब। अब किसी को 8 बजे की मीठीपुर के लिए शटल लेनी हो, बस वही जाता है। तो उस रात किसे छोड़ने गया था तू? अपने कैलाश कोची को। मीठीपुर में रिफाइनरी में जॉब करता है, नाइट शिफ्ट होती है उसकी साहब। कहाँ से बैठा था कैलाश? यही साहब अपने चंद्रोनी से। मेरे घर से 2 घर छोड़ के ही उसका घर है। मैं स्टेशन से लौटा ही था कि मेरे पास आया और बोला मुझे स्टेशन छोड़ दे। मैंने कहा ठीक है। देख बिरजू, हम काफी कुछ पता करने के बाद, टटोलने के बाद तुमसे ये सवाल कर रहे हैं। हमें काफी कुछ पता है। क्या क्या पता है साहब? हमने चंद्रोनी स्टेशन पर रोजाना आने जाने वालों पर नजर रखी हुई थी। कब आते हैं, कब जाते हैं। हमें पता चला ये कैलाश गोजी तो रोज 5:45 की मीठीपुर के लिए शटल लेता है। फिर 11 सितंबर को कैलाश गोजी लेट क्यों निकला? साहब मैं क्या जानूं, अब कैलाश को ही पूछिए ना। ठीक है, कैलाश से ही पूछते हैं। तो साहब मैं निकलूं, मेरी सवारी का टाइम हो रहा है। नहीं, थोड़ी देर रुक बिरजू। तूने काफी मदद की है हमारी, थोड़ी और कर, शायद तेरी जरूरत पड़ जाए। बाहर बैठ, कुछ खा पी, हम कैलाश को उठाते हैं। जी ललित कनौजिया हमारे साथ चलो चंद्रोनी थाने। लेकिन क्यों? 11 सितंबर के बारे में बात करनी है साहब वो दरअसल मेरी तबीयत खराब थी और